नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र हम जनमत में करने जा रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास है। खास इस लिहाज से कि दुनिया के एक कोने में एक जंग चल रही है, एक युद्ध चल रही है। दो ऐसे देशों के बीच जो अपने अपने युद्ध को राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जोड़ रहे हैं। लेकिन ये भावना किसमें सर्वोपरि है, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। बात रूस और यूक्रेन युद्ध की हो रही है। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमेशा की तरह ट्रंप बीच में आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को रुकवा सके। और यही वजह रही कि जहां एक और 15 अगस्त को हमारे देश में पूरे देशवासी 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, ठीक उसी दिन अलास्का में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही थी। मुलाकात ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे की ये मुलाकात, जिसे महामुलाकात का नाम दिया जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि इस मुलाकात के बाद जो तस्वीर आएगी वो दुनिया के पूरे इतिहास को बदल देगी, क्योंकि जो युद्ध 3.5 सालों से चल रहा है उस युद्ध पर विराम लग सकेगा। ट्रंप इस पहल के साथ ये मुलाकात कर रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा था। लेकिन जब ये 3 घंटे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद महज 12 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग आई तो एक कहावत सामने फिर से याद आ गई। कहावत तो आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये कहावत थोड़ा इस तरह कर देते हैं कि खोदा पहाड़ निकला ट्रंप। जी हाँ, ये कहावत आज दुनिया ने अपनी आंखों से चरितार्थ होते हुए देख ली। बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन जब ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात में पूरी मुलाकात के दौरान ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन भारी पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में जब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तो ये कहा जा रहा था कि कुछ नतीजा जरूर निकलेगा, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा साबित हुई। अब तक ये नहीं निकल पाया कि युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, सीजफायर होगा या नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने ट्रंप के इस मंच को रणनीतिक रूप से अपने लिए सकारात्मक जरूर बना लिया है। असल मुद्दा, असल सवाल वहीं का वहीं रह गया। रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा, आगे क्या ये युद्ध रुकेगा? 12 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग में जब दोनों सामने आते हैं तो ट्रंप से पहले पुतिन बोलते हैं और ये कहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को में। लेकिन इस 12 मिनट में संवाददाताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या युद्ध रुकने वाला है, तो इस पर ट्रंप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ट्रंप और पुतिन आते हैं, अपनी बातें रखते हैं और बिना सवालों का जवाब दिए चले जाते हैं। इन सब के बीच में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब ये 3 घंटे की मुलाकात थी जिसमें कोई ठोस समझौता दिखाई नहीं दे रहा, सीजफायर की कोई तस्वीर नहीं समझ में आ रही, तो फिर क्या ये मीटिंग बस ढोंग और दिखावा तो नहीं थी? पुतिन ने लाल कालीन पर चलकर अमेरिका को, ट्रंप को आईना दिखा दिया। अमेरिका खाली हाथ लौट आया। ट्रंप कहते हैं मीटिंग शानदार रही, लेकिन उनके ही देश के राजदूत और एनएसए ये कह रहे हैं कि अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ पुतिन ले गए। तो सवाल यही कि क्या ट्रंप ने अमेरिका का आत्मसमर्पण कर दिया? क्या पुतिन ने इस मीटिंग को अपने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को खत्म करने का हथियार बना लिया? और क्या अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग का असली जो चेहरा अभी भी छिपा हुआ है, जहां पर खास तौर पर इस मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को बलि का बकरा बना दिया, क्या वैसी तस्वीर भी सामने आ रही है? इस मुलाकात का क्या असर होगा?
ये अब आगे आने वाले में समय में पता चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुलाकात 3 घंटे की हुई है फिलहाल वो बेनतीजा साबित हुई है। अभी तक कोई ठोस तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन पुतिन जरूर इस पूरी मीटिंग में लाइमलाइट लेकर चले गए हैं। कैसी रही ये पूरी मुलाकात, क्या कुछ नजारा रहा, आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो आज देख भी लीजिए, ट्रंप ने इतना माहौल बनाया और अलास्का में बड़े बड़े फाइटर जेट लेकर पहुंचे ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की। लेकिन सवाल वही कि मिला क्या? कुछ नहीं। 3 घंटे चली मुलाकात में अंदर खाने क्या पका किसी को पता तक नहीं। मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग का ढोंग किया गया। 12 मिनट में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात कही और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए बिना ही निकल गए। जाते जाते पुतिन ने कह दिया कि अगली बार मिलेंगे मॉस्को में। ट्रंप ने कहा अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात अच्छी रही, डील अंत में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस उद्देश्य के लिए ये मीटिंग रखी गई उसका हुआ क्या? मतलब ये कि रूस यूक्रेन युद्ध का क्या हुआ? अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये बैठक बिना किसी ठोस उपाय और बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गई। इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप ने जेलेंस्की के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि जंग रोकना अब जेलेंस्की पर निर्भर करता है। ट्रंप ने कहा कि सीजफायर डील की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से जेलेंस्की पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक तय की जाएगी। वहीं इस बैठक के बाद अमेरिका में ट्रंप पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है कि इससे अमेरिका को क्या मिला। नाटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा कि ट्रंप को पुतिन से बातचीत में कुछ नहीं मिला। पुतिन का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव अब खत्म हो गया है। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बड़े मंच पर बड़े व्यक्ति के रूप में देखा गया। उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, रेड कारपेट बिछा, ट्रंप की कार की सवारी मिली, ये सब पुतिन के पक्ष में गया। उन्होंने आगे कहा, बदले में ट्रंप को क्या मिला? कुछ नहीं, हमने बहुत कम हासिल किया। हम अभी यूक्रेन में शांति समझौते के करीब भी नहीं हैं, बल्कि पहले की तुलना में और दूर हो सकते हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि इस बैठक में पुतिन जीत गए। उन्होंने बताया कि ट्रंप को इस मीटिंग में कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं। वहीं इस पूरे बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि अगर युद्ध खत्म करना है तो इस युद्ध का जो असली कारण है उसे खत्म करना होगा। जहां इस बैठक के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की, उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से भी फोन पर बात की। लेकिन पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि इस शांति वार्ता में यूरोपीय नेता हस्तक्षेप न करें। पुतिन का मतलब साफ है, हम तीनों, रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच चौथा और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन को कैसे हैंडल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस ऐतिहासिक बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रही, क्योंकि इस बैठक से पहले ट्रंप के वित्त मंत्री ने भारत को भी गीदड़ भभकी दी थी कि अगर ये बैठक अच्छी नहीं होती तो भारत पर और टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन इस बैठक के बाद से अभी तक भारत को लेकर ट्रंप या उनके प्रशासन का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब बैठक के खत्म होने के बाद इस बैठक के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जहां ट्रंप इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व अमेरिकी एनएसए और पूर्व राजदूत ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि इस बैठक से अमेरिका को कुछ नहीं मिला। इस पूरी बैठक में पुतिन का जलवा दिखा, अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या सच में अमेरिका को कुछ नहीं मिला, या अमेरिका को जो मिला अमेरिका उसे दिखाना नहीं चाहता? आखिर माजरा है क्या? लोगों को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनका झूठ कई बार पकड़ा जा चुका है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि खोदा पहाड़ निकला ट्रंप। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना है शांति का, नोबेल प्राप्त करने का वो सपना कहीं चकनाचूर तो नहीं हो गया, क्योंकि इस पूरी मीटिंग में अगर देखें तो पुतिन लाइमलाइट ले गए। पुतिन को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की जरूरत थी। पुतिन पूरे ही हाव भाव के साथ इस मीटिंग में नजर आए। ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने
भले ही अभी इस मुलाकात के पीछे के जो भाव हैं, अंदर जो 3 घंटे की मुलाकात हुई, बहुत कुछ खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज ये बोल गई है, ये कह गई है कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही इस युद्ध को रोकने वाले हैं, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, भले ही लोग ये कह रहे हैं, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक रही है, लेकिन नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो ये ज्यादा मायने नहीं रख रही है। अलास्का की बर्फीली ठंड में 3 घंटे चली बातचीत के बाद भी दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकल पाया। हालांकि इन सब के बीच में पुतिन अंग्रेजी में ये जरूर बोल गए, नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को, यानी जो अगली मुलाकात मॉस्को में होगी, क्या वो पुतिन की शर्तों पर ही होगी। इन सब के बीच 10 साल बाद अमेरिका की धरती पर पुतिन की मौजूदगी अपने आप में बड़ी बात थी। ये वही धरती है जो आज से 160 साल पहले रूस की धरती थी, लेकिन अमेरिका ने इसे रूस से खरीद लिया था। अब ये धरती अमेरिका की है। बीते अगर वर्षों की बात करें तो 10 सालों के बाद पुतिन की यहां मौजूदगी वो अपने आप में बेहद दिलचस्प थी। ये समिट जितनी चर्चा में रहा, उतना ही ये अधूरा भी रह गया है और इसका अधूरापन भी अब चर्चा में है। अगर इस बैठक के सकारात्मक पहलू की बात की जाए तो इस मुलाकात का सबसे बड़ा फायदा पुतिन को मिला है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि लंबे समय से पश्चिम देशों के प्रतिबंधों और अलगाव का सामना कर रहे पुतिन एक बार फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में दिख रहे हैं। ट्रंप ने उनका रेड कार्पेट स्वागत किया, मुस्कुराहटों और तालियों से पुतिन को वो मंच दिया जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इस मुलाकात ने रूस के खिलाफ बने आइसोलेशन नैरेटिव को भी तोड़ दिया है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप ने खुद ये संकेत दिए कि वो पुतिन के लिए बैटिंग करने को तैयार हैं। क्योंकि ट्रंप जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आए तो आपने सुना होगा कि ट्रंप की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि वो जेलेंस्की से बात करेंगे, वो इस मीटिंग के बाद नाटो देशों से बात करेंगे, यानी ये संकेत साफ था कि पुतिन की तरफ से ट्रंप बैटिंग करने को तैयार है। ये संदेश यूरोपीय देशों के लिए साफ है कि अमेरिका की प्राथमिकता रूस को बातचीत की टेबल पर बनाए रखना है, चाहे इसके लिए नाटो सहयोगियों पर दबाव ही क्यों ना बनाना पड़े। और यही वजह रही कि ये मुलाकात पश्चिमी एकता को और अधिक कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। इस मुलाकात का तीसरा सबसे अहम पहलू यह भी रहा कि ये पूरी मुलाकात भारत के परिप्रेक्ष्य से बार बार जोड़कर देखी जा रही थी कि क्या जो टैरिफ बम भारत पर फोड़ा गया है ट्रंप की तरफ से और 27 तारीख को आने वाले 27 अगस्त को कहा गया है कि ये और बढ़ सकता है, तो क्या ये परिस्थिति बनेगी। तो यहां पर आपको बता देते हैं कि ट्रंप ने बातचीत से पहले भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया था। यहां तक कि यह भी दावा किया था कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ ने ही पुतिन को वार्ता के लिए तैयार किया। हालांकि बैठक से ठोस परिणाम न निकलने के बाद अब अमेरिका भारत को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर 2 बातें समझने की है। एक बात कि जब ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त ट्रंप के हाव भाव, यानी ट्रंप का पुतिन के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत सबमिसिव था, यानी बहुत विनम्रता वाला था। यहां पर आप देखें तो भले ही B-2 बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स को यहां पर इस मुलाकात के दौरान आप देख सकते हैं, जब दोनों मिलते हैं गर्मजोशी के साथ शेक हैंड करते हैं, उस वक्त ऊपर से सम्मान के रूप में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स फाइटर जेट्स जब ऊपर से उड़े तो अब ये सम्मान था या फिर किसी तरीके की चेतावनी और चुनौती। लेकिन अमेरिका ये भूल गया था कि वो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करने वाला है जो रूस है और पुतिन है, और पुतिन अपनी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के लिए, अपने स्टैंड के लिए, फर्म डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि जब इस पूरी मुलाकात के बाद पुतिन का स्टेटमेंट आया है, ट्रंप थोड़ा डाउन टू अर्थ दिखाई दे रहे हैं, तो ये निश्चित है कि भारत के लिए ये एक अच्छी तस्वीर है, इस लिहाज से कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से इस डिप्लोमैटिक गेम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहा है। अगर इस मीटिंग के नकारात्मक पहलू की बात करें
तो एक निराशा जरूर है कि सबसे बड़ी निराशा ही है कि यूक्रेन युद्ध पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। पुतिन अब भी युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि बातचीत का कोई ठोस हल सामने नहीं आया है। इसका सीधा असर यूक्रेन के नागरिकों पर पड़ेगा, जिनके लिए हर दिन जिंदा रहना चुनौती बन गया है। दूसरी चिंता यूरोप और अमेरिका के बीच भरोसे की कमी की है। अगर अमेरिका रूस के लिए रास्ता आसान करता है तो यूरोपीय देशों को लगेगा कि उनकी सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, खासकर कि जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों। ये देश जो कि नाटो सदस्य भी हैं, इसे अमेरिका की कमजोरी मान सकते हैं। इससे भी बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका के सामने संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ट्रंप रूस से रिश्ते सुधारना चाहते हैं लेकिन यूरोपीय साझेदारी की अनदेखी नहीं कर सकते। यही संतुलन अमेरिका की विदेश नीति को और ज्यादा पेचीदा बना सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप पुतिन मुलाकात से यह साफ है कि यह वार्ता संवाद का रास्ता तो खोल रही है, लेकिन युद्ध खत्म करने की दिशा में अभी तक कोई ठोस परिणाम लेकर नहीं आई है। पुतिन ने अपनी मौजूदगी से कूटनीतिक जीत दर्ज कर ली है, जबकि ट्रंप अपने घरेलू मोर्चे पर ही आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। ये मुलाकात उम्मीदों और निराशाओं का ऐसा संगम है जो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और विस्फोटक बना देंगे। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा फिर ये शुरू हो चुकी है कि ट्रंप तो कुछ नहीं कर पाए, युद्ध नहीं रोक पाए, लेकिन ये युद्ध अगर कोई रोक सकता है तो वो है भारत, जो आज की तारीख में अपनी कूटनीति के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी उभरती शक्ति के लिए, अपने नए चेहरे, नई तस्वीर, नई ताकत के लिए दुनिया में जाना जा रहा है। और हर बार भारत ने कहा है कि किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, संवाद से ही समाधान निकल सकता है। तो क्या अब ये माना जाए कि आगे की जो तस्वीर होगी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाने के लिए चाहे रूस हो या जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन हो, दोनों ही भारत की तरफ ज्यादा उम्मीदों के साथ देखेंगे। नजर बनी रहेगी। लेकिन बात जब उम्मीद की हुई है तो आज एक और उम्मीद जग गई है। उम्मीद इस बात की कि अभी तक जो इतिहास हमें दशकों से पढ़ाया जा रहा था, जो सच छिपाया जा रहा था, कम से कम अब वो सच सामने आ पाएगा। वो सच जो अभी तक दशकों तक बच्चों से छिपाया गया, शिक्षा के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पठन पाठन के दौरान, लेकिन अब वो सच सामने है। देश का सबसे बड़ा घाव, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जख्म, और उस जख्म का नाम है भारत का बंटवारा। सवाल यह है कि इस बंटवारे के पीछे कौन था? जिन्ना और माउंटबेटन की महत्वाकांक्षा तो साफ थी, लेकिन क्या कांग्रेस की भूमिका को हमेशा जानबूझकर छुपाया गया? कांग्रेस पार्टी आजादी का ठेका लेने का दावा तो करती है, लेकिन सच ये है कि सत्ता की हड़बड़ी और समझौते की राजनीति ने ही देश को खून के दरिया में डुबो दिया। माउंटबेटन की जल्दबाजी, जिन्ना की जिद और कांग्रेस नेताओं का सत्ता का लालच, यही वो त्रिकोण था जिसने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। कांग्रेस अगर मजबूती से खड़ी रहती तो शायद लाखों लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन सत्ता के मोह में जनता की पीड़ा भुला दी गई। और यही कांग्रेस है जिसने इतिहास को भी अपने परिवार की सेवा में ही झोंक दिया। कभी भगत सिंह को दरकिनार किया, कभी सावरकर जी को बदनाम किया, तो कभी नेताजी की वीरता को कमतर आंका। अब ऐसे में आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने देश के टुकड़े कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या कांग्रेस ने देश का इतिहास नहीं बल्कि केवल नेहरू गांधी परिवार की वंशावली ही लिखी है? सच यही है कि कांग्रेस का नाम इतिहास के उन पन्नों पर दर्ज है जिनकी स्याही लाखों लाशों और बिछड़े परिवारों के आंसुओं से लिखी गई है। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास सिर्फ उत्सव की कहानी नहीं, बल्कि दर्द और त्रासदी का अध्याय भी है। और उस त्रासदी का नाम है भारत का बंटवारा। लाखों जिंदगियां उजड़ गईं, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए,
और करोड़ों को हमेशा के लिए बेघर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बंटवारे का दोषी कौन था? अब एनसीईआरटी ने जो नया मॉड्यूल जारी किया है उसने साफ कर दिया है कि जिन्ना की जिद से बढ़कर कांग्रेस की कमजोरी और लॉर्ड माउंटबेटन की जल्दबाजी ने इस त्रासदी को जन्म दिया। एनसीईआरटी ने 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक नया मॉड्यूल जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 3 प्रमुख ताकतों का अपराध था। इसमें पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर पूरे देश को खून खराबे की ओर धकेल दिया। दूसरा नाम कांग्रेस का है, नेहरू और पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जिसने हालात से डरकर गृह युद्ध की आशंका के आगे झुककर विभाजन को मंजूरी दे दी। और तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन का, जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण को जल्दबाजी में अंजाम देकर पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। दरअसल कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता पाने की जल्दबाजी ने देश को चीर कर रख दिया। नेहरू ने बंटवारे को बुरी स्थिति में बेहतर विकल्प बताया। सवाल है कि जिन नेताओं को देश को एकजुट रखना था, वही नेता आखिर बंटवारे की पटकथा लिखने में क्यों शामिल हुए? मॉड्यूल ये भी बताता है कि माउंटबेटन की जल्दबाजी ने त्रासदी को और गहरा कर दिया। 1948 तक सत्ता हस्तांतरण होना था, लेकिन उन्होंने इसे 15 अगस्त 1947 तक खिसका दिया। परिणाम देश तैयार नहीं था, सीमाएं स्पष्ट नहीं थी और पंजाब बंगाल की गलियों में नदियों की तरह खून बहा। आज कांग्रेस एनसीईआरटी के इस खुलासे को नकार रही है, लेकिन इतिहास का सच यही है, भारत का बंटवारा कांग्रेस की नाकामी और सत्ता की लालसा की सबसे बड़ी कीमत थी, जिसे आज तक भारत और पाकिस्तान भुगत रही है। 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे, 1940 क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग एनसीईआरटी की स्पेशल मॉड्यूल या किताब में पार्टीशन को लेकर क्या लिखा है, मीडिया में आया है, परंतु हकीकत और फैक्ट से तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता ना। एनसीईआरटी में जो भी हो, भाई फैक्ट तो ये है कि उस समय पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो सत्ता की शिखर पर कौन था? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लेड बाय नेहरू और एक तरफ माउंटबेटन। और आखिरी में पार्टीशन को, विभाजन को रोक कौन सकता था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। रोका किसने नहीं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेहरू जी के तो कई सारे बयान हैं पार्टीशन के समर्थन में। तो उस समय पर सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति से जो गलत कदम उठाए गए, जिसका दंश भारत आज भी भुगत रहा है। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं
धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। तो अब सच क्या है और झूठ क्या है, इसका आकलन जरूरी हो गया था और यही वजह रही कि अब वो अध्याय खुल गया है जो कांग्रेस के लिए मुसीबतों का सबब बनने वाला है। जनमत में आगे बढ़ते हुए बात नागपुर की खबर की करते हैं, जहां जरीपटका स्थित संत रामदास धर्मशाला में 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस यानी सिंधु मुक्ति संकल्प दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, राजकुमार केवल रमानी कनिष्ठ महाविद्यालय और सिंधु मुक्ति संगठन की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधु मुक्ति संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य विजय केवल रमानी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विहिप धर्म प्रचार प्रमुख अजय निलदवार और पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, डॉक्टर वंदना खुशालानी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में अजय निलदवार ने कहा कि आज का भारत अपने वास्तविक भूभाग से बहुत छोटा हो चुका है, इसलिए युवाओं को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि आने वाले समय में भूगोल बदल ना जाए। प्राचार्य विजय केवल रमानी ने कहा कि भारत का विभाजन और कृत्रिम और असत्य पर आधारित था। सिंधु नदी और सिंध भारत की असली पहचान है। उन्होंने साफ कहा कि सिंध बिना हिंद अधूरा है और विश्व की कोई भी ताकत भारत को अखंड होने से रोक नहीं सकती। डॉक्टर मिलिंद माने ने कहा कि विभाजन की विभीषिका कभी भुलाई नहीं जा सकती। वहीं डॉक्टर वंदना खुशालानी ने कहा कि जब तक समाज अन्याय को याद नहीं रखेगा तब तक उसका प्रतिकार संभव नहीं है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने सिंधी भाषा और संस्कृति को जोड़ने वाला तत्व बताया। कहा कि नागपुर विश्वविद्यालय में जल्द ही झूलेलाल सिंधी सेंटर शुरू होगा। भारतीय सिंधु सभा के संयोजक दादा घनश्याम दास कुकरेजा ने भी कहा कि सिंधु मुक्ति राष्ट्रीय कार्य है और भारत अखंड होकर ही रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने मशाल प्रज्वलित की और सिंधु मुक्ति और अखंड भारत का संकल्प लिया। और आइए बात कर लेते हैं किश्तवाड़ की। वो किश्तवाड़ जहां पर ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसने कईयों की जिंदगी ली। उत्तराखंड का उत्तरकाशी धराली आपदा, यह भी इसका दर्द अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर से भी वही खबर आई। किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में प्राकृतिक आपदा, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और इसके बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आई। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। रेस्क्यू के साथ सर्च ऑपरेशन अब कहना चाहिए, क्योंकि यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे के करीब यहां पर बादल फटा। इस कारण मलबे में दबने से अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 65 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 34 शवों की पहचान भी की जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। घायलों की संख्या 180 है, जिनमें से 40 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को किश्तवाड़ जम्मू के अस्पताल में भर्ती किया गया है। 75 लोगों की डिटेल उनके परिजनों ने प्रशासन को दे दी है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की 3 टीमें, सेना के 300 से ज्यादा जवान, व्हाइट नाइट कोर, मेडिकल टीम, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला चशोटी पहुंचे। उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। इस पर एक शख्स ने उनसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब अपने घर ले जाओ, हमें सिर्फ डेड बॉडीज दे दो। मेरी माँ और मौसी लापता है। युवक ने जब ये बात कही तो सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर 20 जेसीबी आई है, हम कल से देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही जेसीबी काम कर रही है। यानी ये दर्द है वहाँ पर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनको अपने नहीं मिल पा रहे, उनकी ये प्रतिक्रिया है।
आज जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों में केवल दुख नहीं था, उनमें आक्रोश भी था और इसीलिए ऐसी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री को देखकर कहा कि आज आप आए हैं तो उन्हें चालू किया गया है, जब कोई नेता आता है तो जेसीबी चालू कर दी जाती है। यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए जिले के पंडर सब डिवीजन में चरशोटी गांव पहुंचे हुए थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थीं। सब कुछ इस भीषण प्राकृतिक आपदा में बाढ़ में बह गया। सतवाड़ के चरशोटी गांव में बादल फटने से भारी भयंकर त्रासदी आई है। बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 70 के करीब यहाँ मलबे से, तूफान से डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। चूंकि बहुत भयंकर तूफान, भयंकर त्रासदी थी और अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग मिसिंग हैं और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के आम लोग, स्थानीय जो लोकल्स हैं, उनके सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत दर्दनाक, पीड़ादायक मंजर यहाँ। हालत तो ख़राब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम होगा। तो रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, जो लोग लापता है उनकी तलाश भी जारी है। इन सब के बीच में जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, सेना देवदूत बनी है, स्थानीय लोग लगातार यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं जो फंसे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में बात चाहे उत्तराखंड में आई हुई त्रासदी की हो या फिर जम्मू कश्मीर में आई हुई प्राकृतिक आपदा की, दोनों ही जगहों पर जो परिस्थिति बनी है वो एक सबक देती है कि प्रकृति का उपयोग कीजिए, उपभोग मत कीजिए। क्योंकि जब आप प्रकृति से खिलवाड़ करने लगते हैं, अपनी माँ से खिलवाड़ करते हैं, तो निश्चित रूप पर जब माँ नाराज होती है तो सजा ऐसी ही मिलती है। इसलिए सावधान हमें और आपको भी रहना होगा। प्रकृति के साथ मिलकर समावेशित रूप से विकास की कहानी गढ़नी होगी, अन्यथा वही होगा जो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सामने आया है। लेकिन जब हम कुछ चीज़ों के सामने आने की बात करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण बन जाती हैं। कभी कभी खबरें सिर्फ घटनाओं की ही नहीं होती, बल्कि वो हमारे दिलों को छू जाने वाली कहानियां भी बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर में हुआ है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा आई हुई है तो दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है कि जहां भारतीय सेना न सिर्फ सरहदों की सुरक्षा कर रही है, प्राकृतिक आपदा में लोगों के लिए देवदूत बन रही है, बल्कि एक मासूम सी जिंदगी को एक नई रोशनी देने की राह भी निकाल रही है। कठुआ के दुग्गन गांव का 8 साल का अक्षय शर्मा, जिसने जन्म से होठ और तालू की समस्या झेली,
और जिसकी खामोशी उसके परिवार के लिए एक भारी दर्द बन चुकी थी। बचपन से सर्जरी होने के बावजूद बोल पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। गरीबी और बेबसी के बीच माता पिता के सपनों ने जैसे दम तोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि फरिश्ते कभी कभी इंसान के रूप में मिलते हैं। अक्षय के लिए ये फरिश्ता बने भारतीय सेना के एक डॉक्टर। सीमा पर जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने खाली समय में अक्षय को आवाज देना ठाना। खुद स्पीच थेरेपी सीखकर उन्होंने उसे धीरे धीरे शब्दों और शब्दों से फिर वाक्यों को जोड़ना और फिर उसकी दुनिया ही बदल दी। एक दिन ऐसा आया जब अक्षय की खामोशी टूट गई। उसने अपने माता पिता को पुकारा। उस पुकार के साथ ही उनके घर में उम्मीद और खुशियों की लौ फिर से जल उठी। ये कहानी हमें बताती है कि सेना सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर दुश्मनों से ही आमना सामना नहीं करती, लड़ाई ही नहीं लड़ती है, बल्कि जिंदगी जीतने की ताकत और संघर्ष का जो तरीका अपनाना चाहिए उससे भी लोगों को जोड़ती है, वो ताकत देती है। ये कहानी इंसानियत की है, ये कहानी जिम्मेदारी की है, ये कहानी उस गहरी करुणा की है जो हर दिल को जोड़ती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप रात में सोने जाएं तो अपनी सेना को, अपने सैनिक भाई को नमन जरूर करें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। आज एक बार फिर से वही तस्वीर, वही कहानी चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। और आइए अब हम जनमत के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, यानी कि वक्त अब आज की गुड न्यूज का, आज की पॉजिटिव न्यूज का है। तो आज की गुड न्यूज बहुत खास है। आज पूरे देश में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में ही आज सिर्फ एक बात गूंज रही है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, सनातन धर्म के मानने वाले जहां जहां भी हिंदू हैं, जहां जहां भी सनातनी हैं, वहां वहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। हर जगह भव्य उत्सव है, हर जगह उमंग उल्लास है। और जब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात हो तो तस्वीरें और ज्यादा अनोखी हो रही हैं। यहाँ पर उत्सव की रंगत देखते ही बन रही है। उत्सव की अष्टमी आज का है, आज गोकुल अष्टमी है और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मथुरा में बन रहा है। भगवान की जन्माष्टमी, कुछ तस्वीरें हम इसलिए आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं। मथुरा से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर नोएडा तक। और मथुरा में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक छोटे से बच्चे को, जिन्होंने कान्हा का जिसने रूप ले रखा हो, उसको अपने गोद में खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाल स्वरूप कान्हा, उससे पूरी अटखेलियां करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज ही मथुरा भी पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मथुरा का कायाकल्प होगा, वो होगा जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की। विकास के पहियों के साथ मथुरा में बदलाव होगा। अयोध्या और काशी के तर्ज पर उसी शैली पर, उसी राह पर चलकर मथुरा में बदलाव आएगा और वो बदलाव भव्य और दिव्य मथुरा का होगा। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति और वहां छोटे छोटे जो कान्हा रूप में बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ वो समय व्यतीत करते हुए नजर आए हैं। ऐसी ही मनोहर और दिव्य जो तस्वीरें हैं जो पूरे देश से आने वाली हैं, उसे लेकर हम विशेष रूप से आपके साथ लगातार बने रहेंगे। रात 11 बजे से आप सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़िएगा जरूर, क्योंकि जन्माष्टमी की हमारी विशेष कवरेज सीधे मथुरा से और साथ ही साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से भव्य जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखने की हमारी कोशिश होगी। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।